हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस क्लास में हम लेसन नंबर 4 के ही कुछ रिमेनिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं विच वी डिड नॉट कवर इन द प्रीवियस क्लास। तो अगर आपने प्रीवियस क्लास को देखा होगा तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा कि हमने अपने लास्ट क्लास में लेसन नंबर 4 को स्टार्ट किया था, बट उसमें हमने आधे से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को कवर कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। बट कुछ रिमेनिंग हमारे कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे प्रीवियस क्लास में कवर नहीं हो पाए थे। तो आज की इस क्लास में उन्हीं सारे कॉन्सेप्ट को हमें कवर करना है और लेसन नंबर 4 को कंप्लीट करना है। तो आज की हमारी क्लास पार्ट 2 क्लास है। इससे पहले इसी लेसन की पार्ट 1 की क्लास है, तो आप उसको ज़रूर से देखना अगर आपने नहीं देखा है तो, क्योंकि आज की इस क्लास में हम डायरेक्टली अपने कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे। लेकिन फर्स्ट क्लास में हमने इसके पहले बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था कि प्रारूपण होता क्या है, इसके काफ़ी सारी विशेषताएं थी और काफ़ी सारे इसके गुण थे और कई सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि हमने अपने प्रीवियस क्लास में कवर किया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले पार्ट 1 की क्लास देखना, देन उसके बाद में पार्ट 2 की क्लास देखना। तो अब स्टार्ट करते हुए अपनी क्लास को विदाउट एनी फर्दर डिले। एंड ये हमारे चैप्टर का आउटलाइन है कि इस चैप्टर में कौन कौन से ऐसे टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है। तो हमने अपने प्रीवियस क्लास में यहाँ तक के कॉन्सेप्ट को कवर कर लिया था। आज की जो हमारी क्लास है यहाँ से स्टार्ट होने वाली, मेनली तो एक ही कॉन्सेप्ट बाकी है, दफ्तरी पत्राचार के सामान्य अंग, बट थोड़ा सा लेंथी है। तो आज की इस क्लास में इसी मेन टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे और लेसन नंबर 4 को कंप्लीट कर लेंगे। तो अब अपनी स्टार्ट करते हुए अपनी क्लास को विदाउट एनी फर्दर डिले डायरेक्टली हम पॉइंट टू पॉइंट बातों को डिस्कस करेंगे और लेसन को अच्छे तरीके से कवर करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट है हमारी आज की क्लास। इसी के साथ में ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस क्लास में कवर करवा दिया था कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे प्रारूप के अंदर एक प्रमुख अंग माने जाते हैं। आज की क्लास हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये भी एक अंग ही माने जाते हैं, लेकिन इसको हम थोड़ा सा डीपली डिस्क्राइब करेंगे, थोड़ा सा डीपली डिस्कस करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। इसमें 17 पॉइंट दे रखे हैं, यहाँ पे देखो 1 से लेके 17 तक दे रखे हैं। 1 बाय 1 सभी पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, सरकारी पत्र, जिसको हम ऑफिशियल लेटर भी कह सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि कोई भी जो सरकारी पत्र रहता है या कोई भी जो ऑर्डर आता है जो कि एक गवर्नमेंट की तरफ से मानी जाती है, या मान लो आप जैसे कि कॉलेज में पढ़ते हो आप, तो काफ़ी सारे ऐसे लेटर रहते हैं, काफ़ी सारे ऐसे ऑर्डर रहते हैं जो कि हमारे यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो उसे हम ऑफिशियल मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि वो हमारे एक तरीके से यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। तो सेम इसी तरीके से अगर कोई भी जो लेटर है जो कि सरकार की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है तो उसको हम एक ऑफिशियल लेटर मानते हैं। इस वजह से यहाँ पे ब्रैकेट में ऑफिशियल लेटर दिखाया गया है। तो देखो, किसी भी कार्यालय में जब पत्र व्यवहार का जो सर्वप्रचलित सामान्य रूप है, क्योंकि देखो कोई भी जो कार्यालय है, कोई भी जो ऑफिस है, चाहे छोटा से छोटा ऑफिस है, प्राइवेट ही ऑफिस क्यों ना हो, चाहे बड़ी से बड़ी कोई ही कंपनी क्यों ना हो, सब जगह लेटर के फॉर्म में, मतलब कि रिटर्न रूप में, रिटर्न फॉर्म में हमारा जो इन्फॉर्मेशन है पूरा सर्कुलर तरीके से चलता रहता है। वो एक लेटर एक पर्सन के पास में जाएगा, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास में, इस तरीके से वो पूरी कंपनी में या पूरा जो भी उनके ऑफिस है इन सभी में सर्कुलेट होता रहता है। तो ये एक नॉर्मल सी चीज़ है। इसका प्रयोग जो है भारत सरकार के मंत्रालय में भी देखोगे, पत्र व्यवहार जो है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके अलावा भी जो हमारे राज्य सरकार हो गए, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट हो गए, काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें हैं, काफ़ी सारे मंत्रालय हैं, या बोले तो हम कार्यालय हो गए, काफ़ी सारे ऐसे आयोग है, संस्थान है, प्रतिष्ठान है, ये व्यक्तियों के द्वारा भी देखोगे आप पत्राचार का इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया गया है कि पत्र संख्या दे दिया, यहाँ पे हमने विभाग का नाम दे दिया, मतलब डिपार्टमेंट का नाम दे दिया। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए बताया गया है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, और साथ में ही हम न्यू दिल्ली दे देंगे, मतलब जहाँ का भी एड्रेस रहेगा वो यहाँ पे हम दिखा देंगे। उसके साथ में यहाँ पे प्रेषक का नाम देंगे। प्रेषक कौन होता है? लेटर को भेजने वाला या लेटर को लिखने वाला पर्सन, जिसको हम बोलते हैं प्रेषक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेंडर। तो यहाँ पे देखो प्रेषक जो है उनका जो नाम होगा, हम सचिव लगा के उनका नाम बता सकते हैं यहाँ पे। इसी के साथ में वो कौन से डिपार्टमेंट से है, जैसे कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से है, भारत सरकार है और न्यू दिल्ली है, इस तरीके से हो गया। उसके बाद में सेवा में, मतलब जिसको हम लेटर लिख रहे हैं, मतलब जिसको हम भेजना चाहते हैं, जैसे कि संचालक हो गया बाढ़ पीड़ित सेवा समिति, जिनको हम भेजना चाहते हैं, मान लो वो उड़ीसा के रिगार्डिंग दे रखा है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया उड़ीसा। उसी के साथ में यहाँ पे एड्रेस दे देंगे न्यू दिल्ली का, और यहाँ पे डेट दे देंगे जिस भी डेट को हमने इस चीज़ को लिखा है। जैसे कि यहाँ पे देखो पूरा एग्जाम्पल के लिए अब यहाँ पे
लिख के दिखा दिया है। विषय बाढ़ पीड़ितों के लिए औषधियाँ, कि बाढ़ के दौरान अगर जो भी लोग पीड़ित हो चुके हैं, जो भी लोग इसके इफ़ेक्ट में आ चुके हैं, उनको जब हम मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे, जब उनको दवाइयाँ प्रोवाइड करेंगे, तो वो जो औषधियाँ हैं जिसको हम मेडिसिन बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या है, इस चीज़ के रिगार्डिंग में प्रारूप को लिखा गया है। तो इस तरीके से हमारा जो पूरा प्रारूप है इस तरीके से रेडी किया जाता है। आप इसको रीड करना, इसमें किस तरीके से डिटेल को प्रोवाइड किया गया है। देन उसके बाद में सेकंड पॉइंट है कार्यालय ज्ञापन, जिसको हम ऑफिस मेमोरेंडम भी कहते हैं। अब देखो, अभी हमने डिस्कस किया है एक ऑफिशियल लेटर के बारे में, तो ये भी उसी का ही एक पार्ट है, एक रूप है उसी का, मतलब कि जो ऑफिशियल लेटर होता है उसी का एक टाइप्स माना जाता है, जिसे हम बोलते हैं ऑफिस मेमोरेंडम। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है, मतलब कि सरकारी पत्र के व्यवहार की जगह पे कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग जो है ज़्यादा किया जाता है, ज़्यादा पॉपुलर है। देखो, इसका जो फॉर्मेट है ना कार्यालय ज्ञापन का, इसका फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है। किससे अलग है? सरकारी पत्र से, लेकिन ये है वही, वर्क वही करता है, मतलब काम इन दोनों का सेम ही है, बट थोड़ा सा इनका जो फॉर्मेट है इसमें थोड़ा सा चेंजेस हमें देखने को मिल जाते हैं। इसका प्रयोग जो है अधीनस्थ कार्यालय में हो गया, मतलब कि काफ़ी सारे कार्यालय होते हैं, कुछ बड़े स्तर पे माने जाते हैं, कुछ छोटे स्तर पे माने जाते हैं। तो जो छोटे स्तर पे काम करने वाले जो कार्यालय होते हैं वो इनको ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे कि राज्य सरकार के बीच में देखोगे इस तरीके के पत्र व्यवहार में ऑफिशियल लेटर का यूज़ नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर कार्यालय ज्ञापन का यूज़ किया जाता है। इसमें जो है संबोधन हो गया, सेवा में हो गया, या सब निर्देश, इन सारे वर्ड का प्रयोग जो है वो यहाँ पे नहीं होता है। साथ ही यहाँ पे कौन सा चेंजेस है कि नीचे दाई और जो है, मतलब कि हमारे राइट साइड में प्रेषक का पद नाम व हस्ताक्षर होता है, मतलब कि जो भेजने वाला जो पर्सन है जो कि लेटर को भेज रहा है उसका पद नाम, मतलब कि कौन से पोस्ट पे वो काम कर रहे हैं वो बताएंगे। साथ ही साथ उनके सिग्नेचर होते हैं, तथा जिस मंत्रालय को ये ज्ञापन जो है भेजा जाना है, मतलब कि जिस भी ऑफिस के पास में, जिस भी कार्यालय के पास में इस चीज़ को भेजना है, वो उनकी सेवा में ये भेज दिया जाता है। तो देखो, दोनों के फॉर्मेट में आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई देगा, तो दोनों के बीच में कंपैरिजन करना, आपको दोनों में काफ़ी सारे इनके जो फॉर्मेट है इसमें चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी का एग्जाम्पल एक दे रखा है, समस्त मंत्रालयों के दफ्तर के कार्य समय में परिवर्तन, कि किस तरीके से कोई भी जो मंत्रालय है इनके दफ्तर, मतलब कि इनके ऑफिस में जो काम करने का जो एक टाइमिंग है उसमें अगर कोई भी चेंजेस किया जाता है तो किस तरीके से पूरा फॉर्मेट तैयार किया जाता है सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो ये यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है ताकि आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो सके, तो आप इसको ज़रूर से रीड करना। इसी के साथ में थर्ड पॉइंट दे रखा है ज्ञापन, जिसको हम बोलते हैं मेमोरेंडम। अब ये किस तरीके से वर्क करता है, यहाँ पे देखो, आकार और प्रकार, मतलब कि अगर हम साइज़ की बात करें या अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो इसकी दृष्टि से ज्ञापन और कार्यालय ज्ञापन दोनों में अंतर नहीं होता है। मतलब कि अगर आप उनके साइज़ के बारे में या उनके टाइप्स के बीच में अगर आप कंपैरिजन करोगे तो आपको कोई भी डिफरेंस यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेन इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें भेद जो है केवल और केवल कार्य क्षेत्र का ही है, मतलब कि हमारा वर्किंग का जो पूरा एरिया है वो यहाँ पे अलग अलग रहता है। तो ये इनके बीच में मेन डिफरेंस है। देखो, दोनों के बीच में आपके पास एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि ज्ञापन मेमोरेंडम और जो सेकंड है हमारा कार्यालय ज्ञापन, दोनों में अंतर बताइए। तो आप वहाँ पे क्या सोचोगे कि दोनों तो सेम ही थे, लेकिन दोनों में बहुत ही ज़्यादा मेन डिफरेंस है। और मेन डिफरेंस किस चीज़ का है? यहाँ पे वर्किंग एरिया का, कि इनका एरिया किस तरीके से, कौन से एरिया में कौन सी चीज़ को यूज़ किया जाता है। तो अब इनके बीच में जो डिफरेंस है उसको डिस्कस करते हैं। देखो, ध्यान से सुना इन सारी चीज़ों को। जो कार्यालय ज्ञापन है, जो कि हमने सेकेंड पॉइंट को डिस्कस किया था, वो कब यूज़ किया जाता है? मंत्रालयों के बीच में, मतलब जितने भी मंत्रालय हैं जिनके बीच में, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ मंत्रालय के बीच में जब आपस में पत्र व्यवहार किया जाता है। पत्र व्यवहार का मतलब है जब आपस में किसी भी लेटर को चेंज किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है, कि मान लो एक मंत्रालय ने सेकेंड मंत्रालय को कोई भी लेटर भेजा, फिर सेकेंड ने फर्स्ट वाले को भेजा, इस तरीके से जब आपस में पत्र व्यवहार किया जाता है तब इसका यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है? कार्यालय ज्ञापन का। वहीं अगर हम बात करें ज्ञापन मंत्रालयों से बाहर
तथा अधीनस्थ कार्यालय संबंध संस्थाओं या व्यक्तियों के साथ में होने वाले जो पत्र व्यवहार है इसमें यूज़ किया जाता है ज्ञापन मेमोरेंडम। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस था कि कार्यालय को कब यूज़ किया जाएगा, कार्यालय ज्ञापन को जब मंत्रालय के बीच में आपस में पत्र व्यवहार होगा। वहीं अगर ज्ञापन की बात करें तो मंत्रालय से बाहर, मतलब मंत्रालय को छोड़ के अगर हम दूसरे की बात करें, मान लो काफ़ी सारे जो कार्यालय हैं उनके नीचे स्तर पे काम करने वाले कार्यालय, उनसे संबंधित संस्थाएं, क्योंकि देखो काफ़ी सारे जो संस्थाएं हैं, काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं। तो ये कोई भी जो संबंधित इनसे संस्थाएं रहेंगी उनके बीच में या किसी भी व्यक्तियों के बीच में जब आपस में पत्र व्यवहार किया जाता है तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है ज्ञापन मेमोरेंडम। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस था। इसी के साथ में नियुक्तियाँ, मतलब कि हम किसको वहाँ पे नियुक्त कर रहे हैं, किसको हम वहाँ पे पोस्ट पे एक तरीके से जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं, यह नियुक्तियाँ हो गया एवं व्यक्तियों का ज्ञापन हो गया। ज्ञापन द्वारा जो है सूचना को उसको सूचित किया जाता है, मतलब चाहे स्टाफिंग हो गया चाहे व्यक्तियों के बीच में ज्ञापन द्वारा आपस में सूचना को सूचित करके संपन्न किया जाता है। अब ज्ञापन मेमोरेंडम का यहाँ पे देखो एग्जाम्पल के लिए भी दिया गया है और इस एग्जाम्पल के बेस पे यहाँ पे एक पूरा फॉर्मेट भी तैयार करके दिया गया है कि किस तरीके से ज्ञापन मेमोरेंडम का यूज़ किया जाता है। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट है परिपत्र, जिसको हम बोलते हैं सर्कुलर। ये कब यूज़ किया जाता है, जब हमारा टॉपिक जो है बिल्कुल सेम रहे, जब एक ही विषय की जो इन्फॉर्मेशन है, चाहे उसके रिगार्डिंग कोई भी निर्देश हो गया, कोई भी आदेश हो गया, मतलब कोई भी ऑर्डर हो गया, कोई भी सजेशन हो गया या कोई भी इन्फॉर्मेशन हो गया जो कि एक ही टॉपिक के ऊपर है, मतलब कि टॉपिक सेम है लेकिन उस सेम टॉपिक को ही काफ़ी सारे मंत्रालय के बीच में, काफ़ी सारे कार्यालय के बीच में आपस में भेजना हो, तब यूज़ किया जाता है परिपत्र का। तो आपको समझ में आ गया होगा कि परिपत्र का यूज़ कब किया जाता है। देखो ये सारे जितने भी अभी हम 17 पॉइंट को डिस्कस करेंगे आपको सभी लगभग सेम ही लगेंगे, लेकिन सभी के बीच में मेन बेसिक डिफरेंस है। तो उस डिफरेंस को ही आपको ध्यान में रख के चलना है, क्योंकि अगर आप डिफरेंस को ही ध्यान में नहीं रख के चलोगे तो आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। आप सोचोगे कि बिल्कुल सेम ही तो है, दोनों के बीच में क्या मेन डिफरेंस है या अंतर है। तो यहाँ पे मेन जो इनका डिफरेंस है, डिफरेंट जो है, इसी को आपको ध्यान में रखना है। तो परिपत्र का यूज़ कब किया जाएगा, जब उनका टॉपिक सेम रहेगा लेकिन सेम टॉपिक को ही काफ़ी सारे मंत्रालय के बीच में, काफ़ी सारे कार्यालय के बीच में उसको भेजना होगा, तब यूज़ किया जाता है परिपत्र का। तो यहाँ पे परिपत्र या जो प्रेषक है, जो कि अधिकारी एक ही होता है, तो इसलिए यहाँ पे प्राप्तकर्ता का नाम, उनका जो भी पोस्ट है, उनका जो भी एड्रेस है, ये यहाँ पे आवश्यकता अनुसार बदल कर, मतलब कि सेम ही तो रहता है, इस वजह से यहाँ पे प्रेषित कर दिया जाता है। इसमें सब निर्देश, मतलब सब्सक्रिप्शन जो है, जैसे कि हम नाम से पहले भवदीय लगाते हैं, इन सभी को नहीं लिखा जाता है, क्योंकि ये पहले से ही हमें पता रहता है कि इनका जो टॉपिक है सेम है, किन के द्वारा भेजा गया है, तो इस वजह से इसको नहीं लिखा जाता है। इसे सरकारी पत्र की शैली के रूप में लिखने का परंपरा है, क्योंकि इसको हम मतलब काफ़ी टाइम से इसको यूज़ करते हुए चले जा रहे हैं। जब पता है कि सेम ही टॉपिक को काफ़ी सारे मंत्रालय में भेजा जाना है तो परिपत्र का यहाँ पे यूज़ कर लिया जाता है। इसी के साथ में देखो उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया गया है कि पूर्व पृष्ठों में दिए गए सरकारी पत्र और कार्यालय ज्ञापन का यहाँ पे उदाहरण भी दिया गया है। ये पूरा फॉर्मेट है, देखो इस तरीके से पहले एग्जाम्पल दे दिया, यहाँ पे पत्र क्रमांक हो गया, जैसे कि भारत सरकार के द्वारा भेजा जा रहा है, किस मंत्रालय से संबंधित है, कौन सा एड्रेस है, ये सारा दे दिया, और जिसके रिगार्डिंग मतलब जो भी हमारा टॉपिक है उनके बारे में यहाँ पे डिटेल को प्रोवाइड कर देंगे, और लास्ट में जाके यहाँ पे सचिव का मतलब जो भी उनका नाम रहेगा वो यहाँ पे हम इसको इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कर देंगे। इसी के साथ में वितरण लिखेंगे। वितरण का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो कॉन्सेप्ट है परिपत्र, ये तब लिखा जाता है जब टॉपिक सेम हो लेकिन काफ़ी सारे कार्यालय, काफ़ी सारे मंत्रालय के बीच में भेजना हो। तो यहाँ पे वितरण लिख के, और जितने भी विभाग, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, मतलब जितने भी रहेंगे विभाग, लाइन से यहाँ पे सभी विभागों का, सभी मंत्रालय का नाम लिख देंगे। तो इस तरीके से पूरा जो परिपत्र है ये वर्क करता है। उसके बाद में हमारा 5th पॉइंट है स्वीकृति पत्र, जिसको हम बोलते हैं सेक्शन लेटर। अब इस लेटर का यूज़ कब किया जाता है, जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनके नाम पर या उनके नाम से अगर कोई भी एक्सेप्टेंस मिलती है तो वो जो लेटर है वो आ जाता है हमारे स्वीकृति पत्र के अंतर्गत, जिसको हम बोलते हैं सेक्शन लेटर। तो यहाँ पे देखो इसका जो प्रारूप है, इसका जो पूरा फॉर्मेट है, ये सरकारी पत्र जैसा ही रहता है, लेकिन इसकी जो एक्सेप्टेंस है ये हमारे राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति की ओर से जो हमारी एक्सेप्टेंस है ये उपलब्ध हो जाने के बाद में, मतलब कि उनकी जो एक्सेप्टेंस है वो मिल जाने के बाद में, जो भी अधिकारी रहेंगे, जो भी हमारे
ऑफिसर रहेंगे वो क्या करेंगे, इस सूचना को संबंधित कार्यालय को, इस पत्र को प्रेषित कर देंगे, मतलब कि आगे की ओर में भेज देंगे। अधिकतर ये जो एक्सेप्टेंस होता है ये वित्त संबंधित होता है, मतलब कि फाइनेंशियल रिलेटेड रहता है। फाइनेंशियल किस तरीके से हमें काम करना है, कौन सा हमें यहाँ पे डिसीजन लेना है, किस तरीके से करना है, जो कि हमारे राष्ट्रपति से संबंधित हो जाते हैं, मतलब कि उनके एक्सेप्टेंस चाहिए ही चाहिए। तो उस कंडीशन में इस लेटर का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे जो हमारे एक्सेप्टेंस पत्र रहता है इसकी प्रतिलिपि, मतलब इसकी जो कॉपी रहती है, जैसे हम बोलते हैं ना इसकी फ़ोटोकॉपी करवानी है, तो सेम उसी तरीके से उनके एक्सेप्टेंस की जो प्रतिलिपि है वो वित्त मंत्रालय को, जो भी हमारे फाइनेंस से रिलेटेड जो हमारे मंत्रालय हैं उनको हो गया, या महालेखा जो अकाउंटेंट है जो कि पूरा वर्क करते हैं अपने दफ्तर में, इस चीज़ की रिकॉर्डिंग करते हैं, उन सभी को भेजना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होता है। तो इसी के बेस पे अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि देखो किन के बेस पे भेजा जाएगा, किन की ओर से भेजा जाएगा। जैसे कि यहाँ पे प्रेषक हो गया, भेजने वाले हो गए, किन को भेजा जा रहा है, इस तरीके से पूरा हम पूरा जो इसका फॉर्मेट है वो तैयार कर लेंगे। अब इसके बेस पे यहाँ पे दे भी रखा है एग्जाम्पल। देखो सारे जितने भी ये 17 पॉइंट है सभी के साथ साथ में फॉर्मेट भी दिया गया है, एग्जाम्पल भी दिया गया है। तो इससे क्या है कि जो कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है। उसके बाद में हमारा 6th पॉइंट है कार्यालय आदेश, जिसको हम बोलते हैं ऑफिस ऑर्डर। अब इस कॉन्सेप्ट को तो आप नाम से ही समझ सकते हो कि कार्यालय के द्वारा जो ऑर्डर दिया जाता है, जो आदेश दिया जाता है, वो हमारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। इनका जो मेन काम रहता है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, मतलब कि मेन जो ऑब्जेक्टिव है, कार्यालय के किसी भी प्रकार के आदेश को सूचित करना होता है। मतलब कि किसी भी कार्यालय से संबंधित कोई भी जो ऑर्डर है इसको सूचित करना है, इसको प्रोवाइड करना है, इसी इन्फॉर्मेशन को काफ़ी सारे लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना, यही होता है हमारा कार्यालय आदेश। इसके अंतर्गत जो देखोगे औपचारिकता के लिए कोई स्थान नहीं रहता, मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल ऑफिशियल तरीके से चले, बिल्कुल सही तरीके से, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर सेवा में हो गया, प्रेषक हो गया, संबोधन हो गया, सब निर्देश हो गया आदि, इन सभी को लिखने की इनमें ज़रूरत नहीं रहती है। इस वजह से इसको हम अनऑफिशियल तरीके से ही मानते हैं। औपचारिकता का यहाँ पे इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं, अगर लिख दे तो भी ठीक है, बट इसका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि ये भी ज्ञापन की शैली के रूप में लिखा जाता है। साथ ही देखो कार्यालय और कार्यालय ज्ञापन के जो आदेश है, इन दोनों के बीच में जो अंतर है ये यहाँ पर ये है कि ज्ञापन में सूचनाएं और निर्देश आते हैं। मतलब कि अभी हमने पॉइंट को डिस्कस किया था सेकंड में कि ज्ञापन के अंतर्गत क्या होता है कि हमारे इन्फॉर्मेशन को, हमारे सजेशन को इंक्लूड किया जाता है। लेकिन अगर हम वही बात करें कार्यालय आदेश की, तो नाम से ही आप क्लियर कर सकते हो, आदेश का मतलब है ऑर्डर। तो इसके अंतर्गत इंक्लूड किया जाएगा ऑर्डर को, लेकिन वही यूज़ किया जाएगा ज्ञापन के अंतर्गत सूचनाएं को, इन्फॉर्मेशन को, कोई भी सजेशन को। तो ये दोनों के बीच में बेसिक सा डिफरेंस था। अब इसके बेस पे यहाँ पे देखो उदाहरण दे रखा है और इसी के साथ में ही एक एग्जाम्पल भी दे रखा है जिसके साथ में आप इसको समझ सकते हो। उसके बाद में हमारा 7th पॉइंट है अर्ध सरकारी पत्र, जिसको हम बोलते हैं डेमो ऑफिशियल लेटर, जिसको हम डीओ भी बोल सकते हैं। इसे अर्ध सरकारी कहा जाता है। अर्ध सरकारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो सेंडर है वो रिसीवर को अपनेपन की तरह भावना से देखता है, मतलब कि उसको एक मतलब एक पर्सनली तरीके से मान के चलता है, जहाँ पर वो वहाँ पे मतलब कुछ वर्ड ऐसे जैसे कि प्रिय हो गया या प्रियवर हो गया, इन सभी वर्ड्स को यहाँ पे लिखा जाता है। आप इस तरीके से समझ सकते हो कि इस पत्र का यूज़ तब किया जाता है जब आप किसी को पर्सनली किसी चीज़ के लिए बोलना चाहते हो कि हाँ आप ये काम कर दो, या उससे आप एक तरीके से अनुरोध कर रहे हैं कि आप इस काम को निपटा दो। तो इस तरीके से इस पत्र का यूज़ तब किया जाता है, ये अर्ध सरकारी माना जाता है क्योंकि यहाँ पर जो सेंडर है वो रिसीवर को अपनेपन की भावना से देखता है, व्यक्तिगत स्तर पर, मतलब कि पर्सनली तरीके से दफ्तरी का जो भी कामकाज है उसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर ये अनुरोध कर सकते हैं, उनसे एक तरीके से विनती कर सकते हैं कि आप इस काम को कंप्लीट कर दो। कि यही कारण है इसमें दफ्तरी औपचारिकता का पुट कम रहता है, मतलब कि जो एक ऑफिशियल तरीके से जो वर्क करता है पूरा कामकाज वो यहाँ पे नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पर हम किसी चीज़ को पर्सनली उनसे बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर महोदय के स्थान पर प्रिय या प्रियवर शब्द का यूज़ किया जाता है। इसी के साथ में नीचे हस्ताक्षर के लिए यहाँ पे कोई भी जगह नहीं दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम एक तरीके से पर्सनली कर रहे, कोई ऑफिशियल वर्क नहीं कर रहे, इसलिए यहाँ पे सिग्नेचर के लिए कोई भी स्थान नहीं दिया जाता है। और ऊपर सेवा में या प्रेषक आदि का नाम भी ना लिखकर उसके हम बाईं तरफ में, मतलब कि लेफ्ट साइड में जो रिसीवर है
उसका सिर्फ नाम और उनका जो एड्रेस है या उनका जो भी पोस्ट है उन सभी को यहाँ पे लिख दिया जाता है। इसी के बेस पे देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है, तो इसको आप रीड जरूर से कर लेना। सभी का एक एग्जाम्पल दिया गया है जिससे आप जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा और क्लियर तरीके से समझ सकते हो। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, इसको आप जरूर से रीड कर लेना। उसके बाद में 8th पॉइंट है हमारा अशासनिक पत्र एवं टिप्पणी, जिसको हम बोलते हैं अनऑफिशियल लेटर या नोट यूओ। तो अब इस अशासनिक पत्र का यूज़ कब किया जाता है? इसका प्रयोग जो है काफ़ी सारे मंत्रालय के बीच में, काफ़ी सारे कार्यालय के बीच में, अगर कोई भी जो मामला आ गया, मतलब कि आपस में कनेक्टेड मामला आ गया जिसमें लगता है कि काफ़ी सारे मंत्रालय, काफ़ी सारे कार्यालय इस काम के बीच में आएंगे ही आएंगे, मतलब कि उनकी ज़रूरत पड़ेगी, तब इसका यूज़ किया जाता है ताकि कोई भी जो इन्फॉर्मेशन हो गया इन सभी का बिल्कुल क्लैरिटी हो सके, बिल्कुल स्पष्टीकरण हो सके। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए जो है अशासनिक पत्र का यूज़ किया जाता है। तो ये 2 तरीके से अपनाए जा सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, अभीष्ट कार्य के लिए फाइल पर ही टिप्पणी लिखकर, मतलब कि जो भी हमारा फाइल है, जो भी हमारा टॉपिक है, वहीं पर हम उसके रिगार्डिंग टिप्पणी लिख देते हैं। अब टिप्पणी क्या होता है ये हमने लेसन नंबर 3 में डिस्कस किया था, तो आपको ऑलरेडी सब कुछ पता ही होगा। इसी के साथ में जो हमारा सेकंड पॉइंट है कि अलग से एक पूरी टिप्पणी लिखे, अगर हम चाहते हैं कि अगर मान लो हम फाइल के ऊपर टिप्पणी नहीं लिखना चाहते, एक तो ये हो गया कि हमारा जो भी टॉपिक है उसके ऊपर जो भी हमारी फाइल बनी हुई है उसी के ऊपर हम टिप्पणी को लिख देते हैं। सेकंड ये हो सकता है कि जो हमारा टिप्पणी है उसको हम फाइल के ऊपर ना लिखकर एक अलग से ही पूरा टिप्पणी तैयार कर लेते हैं, जो कि हमारा लिखकर मंत्रालय या कार्यालय को भेज दिया जाता है। इससे क्या हो जाता है, जो भी हमारा टॉपिक है, टॉपिक के अंदर जो भी हमारा इन्फॉर्मेशन है उसको हम मंत्रालय के बीच में, कार्यालय के बीच में आराम से बिल्कुल ईजी तरीके से हम उनको समझा सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से पूरा टिप्पणी लिखकर यहाँ पर दाईं ओर में उनके जो अधिकारी रहेंगे, जो भी रिलेटेड अधिकारी रहेंगे, उनके सिग्नेचर और उनका जो भी पद है, जो भी उनकी पोस्ट है, वो यहाँ पर लिख दिया जाता है। नीचे ये भी लिख दिया जाता है, मतलब कि अमुक कार्यालय को फाइल सहित, मतलब जिनको भी प्रेषित किया है, जिनको भी भेजा है, उन सभी को भी टिप्पणी के अंदर मतलब कि स्टार्टिंग में ही इस चीज़ को बता दिया जाता है। इसी के साथ में ही जो अशासनिक पत्र है या टिप्पणी है, इनकी संख्या भी डाल दी जाती है कि इनका क्रम क्या है, इनका जो नंबरिंग है वो कितनी है वो भी बता दिया जाता है। साथ ही साथ अगर लगता है कि हमें कि फाइल पर 1 या 2 पंक्तियों का लिखना काफ़ी ज़्यादा वांछित होगा, मतलब कि लगता है कि हाँ इसकी ज़रूरत है, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं। अतः उदाहरण की कोई भी विशेष आवश्यकता प्रतीत नहीं होती कि यहाँ पर हम स्पेशली टिप्पणी का ही यूज़ करते हैं। और टिप्पणी का यूज़ हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो लेटर है उसमें क्लैरिटी आ सके, बिल्कुल समझ में आ सके। इस वजह से इसका यूज़ किया जाता है। और कब यूज़ किया जाता है, जब हमारा किसी मामले के संबंध में काफ़ी सारे मंत्रालय के बीच में और काफ़ी सारे कार्यालय के बीच में आपस में डिस्कस करना हो, तब इसका यूज़ किया जाता है। दैट इज़ कॉल्ड अशासनिक पत्र एवं टिप्पणी, जिसको हम अनऑफिशियल लेटर भी कह सकते हैं। इसी के साथ में हमारा जो 9th पॉइंट है अनुस्मारक, जिसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। अब अनुस्मारक का यूज़ कब किया जाता है, जब किसी पहले भेजे गए लेटर का कोई भी जवाब नहीं मिलता है, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, कोई भी फीडबैक नहीं मिलता है, तब उस विषय के बारे में हम फिर से उनको याद दिलाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, रिमाइंडर का यूज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं अनुस्मारक। तो देखो, अगर आप किसी को मैसेज भेजते हो, मान लो अपने फ्रेंड सर्कल में ही आप किसी को मैसेज भेजते हो, उन्होंने आपका रिप्लाई नहीं किया, तो चाहे आप गुस्से में ही सही, चाहे आप प्यार से ही, आप उनको दोबारा से मैसेज भेजते हो ताकि आप उनको याद दिला सके कि हाँ मैंने आपको कुछ बताया था लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। तो सेम इसी तरीके से कार्यालय के अंदर भी यूज़ किए जाते हैं। हो सकता है कि हमने जो लेटर भेजा उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया, कोई फीडबैक ही नहीं आया, या हमारी फाइल ही इतनी दब गई कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल पाया, तब इसका यूज़ किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं अनुस्मारक। तो यहाँ पे देखो, इसका जो फॉर्मेट है बिल्कुल सेम ही रहता है, पत्र के जैसा ही रहता है। जैसे पहले जो भेजा गया लेटर रहता है सेम उसी के तरीके से रहता है। मूल पत्र जो है सरकारी पत्र के रूप में भेजा गया है, मतलब किसको भेजा गया है, ज्ञापन के रूप में, मतलब जिस भी टाइप्स में हमने भेजा था स्टार्टिंग में, सेम उसी तरीके से फिर से रेडी करके भेज दिया जाता है। बस यहाँ पर क्या है कि अगर हमारा जो फर्स्ट टाइम पे जो हमने भेजा था, अगर हमें उसके रिगार्डिंग कोई भी उत्तर नहीं आता है, मतलब कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है, तब हम इसका यूज़ करते हैं उनको याद दिलाने के लिए। तो ये क्या है, अनुस्मारक का यूज़ तब किया जाता है जब हमें अपने पत्र के रिगार्डिंग कोई भी फीडबैक नहीं मिलता है, कोई भी हमें उसके रिगार्डिंग कोई भी जवाब नहीं मिलता है, तब हम इसका यूज़ करते हैं।
इसी के साथ में 10th पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं पृष्ठांकन, जिसको हम बोलते हैं एंडोर्समेंट। मतलब कि दोनों के नाम साथ साथ दे रखें ताकि आपको दोनों समझ में आ सके, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल प्योर हिंदी का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे साथ साथ ही ब्रैकेट में भी वर्ड्स को दिया गया है जिससे आपको समझ में आ जाएगा। बाकी साथ साथ मैं भी बता ही देती हूँ अगर कोई सा चीज़ टफ रहे तो, और सिंपल वर्ड्स को तो आप भी समझ ही जाते हो। तो इसी के साथ में 10th पॉइंट है कि इसका प्रयोग इन सारी परिस्थितियों में, मतलब कि परिस्थिति का मतलब होता है कंडीशन, कि इन सारे कंडीशन में जो 3 कंडीशन दिया गया है इन कंडीशन में यूज़ किया जाता है किसका, एंडोर्समेंट का। सबसे पहले जो फर्स्ट कंडीशन दिया गया है, जब किसी आए हुए पत्र में उसके भेजने वाले को वैसा ही लौटाना हो, कि जैसे कि हमारे पास में कोई लेटर आया हमें सेम उसके भेजने वाले को ही सेम वैसा ही लौटाना है, मतलब कि जस्ट हमें लेना है और देना है, तब इसका यूज़ किया जाता है। सेकंड ये हो सकता है कि किसी अन्य मंत्रालय के बीच में, किसी अन्य कार्यालय के बीच में मूल पत्र पर ही हमारी जो सम्मति है या हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है उन सभी को भेजने के लिए, प्राप्त करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। उसी के साथ में 3rd पॉइंट है कि किसी लिखे गए पत्र को अगर हमें अन्य स्थान पर, मतलब बिल्कुल उचित कार्यवाही तरीके से या जानकारी देने के लिए भेजना हो, दोबारा से मैं आपको रिपीट करती हूँ कि मान लो कोई भी जो लेटर लिख दिया हमने, उसको हमें किसी और स्थान पर, किसी दूसरे कार्यालय के बीच में इन्फॉर्मेशन को हमें भेजना है, या हमें लगता है कि एक निश्चित शब्दावली का यहाँ पे प्रयोग होता है, तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आवश्यकता अनुसार लिखा, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लिख के आपको बता दिया गया है, जैसे कि डैश की सेवा में मूल पत्र के साथ में सम्मति या प्रतिक्रिया का मतलब होता है हमारा जो भी रिस्पॉन्स है उसको भेजने के लिए, या हो सकता है कि हमारी जो प्रतिलिपियां हैं, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, या उचित कार्यवाही जो होना चाहिए, आज्ञा पालन जो होना चाहिए, इन सभी के रिगार्डिंग में इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे भी इसका एग्जाम्पल नहीं दिया गया। उदाहरण के लिए देखिए, इसी पार्ट में कार्यालय आदेश का जो पूरा फॉर्मेट था वो भी इसके यूज़ में, मतलब कि हम उसको भी पृष्ठांकन के में ही एग्जाम्पल के तौर पर मान सकते हैं। मतलब दोनों का जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पे सेम ही है। इसी के साथ में जो हमारा 11th पॉइंट है, अधिसूचना, जिसको हम बोलते हैं नोटिफिकेशन। अब जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है, ये हमें नोटिफाई करेगा, ये हमें नोटिफिकेशन प्रोवाइड करेगा। जब देखो किसी भी सरकारी कामकाज में, किसी भी सरकारी नियम से रिलेटेड, मान लो कोई भी सरकारी रूल आ गया है, कोई भी रेगुलेशन आ गया, कोई भी घोषणाएं आ गई हैं, या कोई भी हमारा गैजेटेड में कोई भी परिवर्तन आ रहा है, तबादला वाला, मतलब कि किसी का ट्रांसफ़र कर रहा है, या किसी की छुट्टी पर जाने पर, मतलब किसी भी तरीके से इन सारे सिचुएशन में इस नोटिफिकेशन मतलब कि अधिसूचना का यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर देखोगे आप आदि की सूचनाओं को राजपत्र गजट में प्रकाशित करके जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसका यूज ज़्यादा से ज़्यादा कब किया जाता है, जब किसी सरकारी रूल रेगुलेशन को, किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी ट्रांसफ़र को, किसी भी स्टाफिंग को, मतलब कि नियुक्तियों को करने के लिए, जब इसको इन्फॉर्मेशन को हम चाहते हैं कि जनसाधारण तक इसको पहुंचा दिया जाए, तो इसको सरकारी जो अधिकारी है उनके द्वारा किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं अधिसूचना या नोटिफिकेशन। तो ये है जो हमारा है, ये इस तरीके से फॉर्मेट में लिखा जाता है। यहाँ पे देख सकते हो आप, एग्जाम्पल के लिए दिया भी गया है जिससे आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। आप इसको रीड ज़रूर से कर लेना। तो इस तरीके से पूरा जो नोटिफिकेशन है ये प्रोवाइड किया जाता है। किन को प्रोवाइड किया जाता है, जनसाधारण को, मतलब जिसको भी इस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, जिनको इस इंफॉर्मेशन को लेना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उन्हीं के पास में भेजने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद में हमारा 12th पॉइंट है संकल्प, जिसको हम बोलते हैं प्रस्ताव। इसका यूज़ कब किया जाता है, मान लो कोई भी जो है सरकारी डिसीज़न जो है, जो कि किसी भी आयोग की सिफारिश पर उनके जो भी परिणाम निकले हैं, जो भी सरकारी रूल रेगुलेशन है, उसको जनसाधारण तक, बिल्कुल नॉर्मल पर्सन तक पहुंचाने के लिए अगर सरकार चाहते हैं कि इसको जन लोगों तक, मतलब सभी तक इसको पहुंचाया जाना ज़रूरी है, तो सरकार खुद में ही एक संकल्प लेते हैं कि इसे हमें सभी लोगों तक विस्तृत करना है, सभी लोगों तक पहुंचाना है। तो संकल्प के रूप में अपने उनके जो भी विचार रहते हैं, जो भी उनका इन्फॉर्मेशन रहता है, इन सभी को कार्यालय जो है समय समय पर, मतलब कि कुछ कुछ टाइम पर इसको प्रेजेंट करते रहते हैं, प्रस्तुत करते रहते हैं। तो इस तरीके से ये जो संकल्प है ये राजपत्र में प्रकाशित किए जाते हैं, मतलब इसको पब्लिश किया जाता है राजपत्र के अंतर्गत। और इसमें संकल्प शब्द के लिए प्रस्ताव और संस्ताव, मतलब आप संकल्प को प्रस्ताव भी कह सकते हो और इसको संस्ताव भी कह सकते हो। अब इसी के साथ में संकल्प को 4 भागों में डिवाइड किया गया। सबसे पहले है प्रस्ताव, मूल विषय की पृष्ठभूमि, मतलब कि हमारा जो मेन टॉपिक है इसका बेस क्या है, विषय के उद्देश्य कारण क्या है, हमारा जो टॉपिक है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव के क्या कारण है,
वो हो सकता है, या मूल संकल्प की योजना हो सकती है कि हमारा जो मेन संकल्प है, इसकी क्या प्लानिंग है, या कोई भी जो ऑर्डर है, प्रतियां हैं, इसका पूरा वितरण क्या है, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा प्रोसेस क्या है। ये इस तरीके से 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब इसी के बेस पे ये एग्जाम्पल दिया गया है, और इसके साथ में एक एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है, जिसको आप ज़रूर से रीड करना। इसी के साथ में नेक्स्ट पॉइंट है 13 पॉइंट। अब इस पॉइंट के थ्रू ये समझेंगे कि प्रेस नोट होता क्या है। अब देखो, जो सरकार है वो टाइम टाइम पे कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशन को लेके आते हैं, या अपने पुराने ही रूल रेगुलेशन में कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आते हैं। तो सरकार क्या करते हैं, अपने निश्चयों के रूप में या अपने उनकी जो भी रेगुलेशन है, जो भी उनके कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, इनको क्या करते हैं, जनसाधारण तक, मतलब कि नॉर्मल से नॉर्मल पर्सन तक, जैसे कि आप हो गए, हम हो गए, यहाँ तक प्रचारित करने के लिए प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस नोट का यूज़ करते हैं। मतलब कि जब उनको लगता है कि हमें अपने रूल रेगुलेशन को, किसी प्रोग्राम को आम जनता तक बताना है, उनकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, तो वो यूज़ करते हैं प्रेस नोट का। अब दोनों में देखो मुख्य अंतर क्या है, मुख्य डिफरेंस क्या है। जो प्रेस विज्ञप्ति है, इसमें क्या होता है कि समाचार पत्र जो है, ये पत्रिका के संपादक को ये छूट नहीं रहती है कि वो उसमें फेरबदल करे। मतलब कि इसमें एक तरीके से ये रहता है, दोनों में डिफरेंस ये है कि जो प्रेस विज्ञप्ति है, मतलब कि जो प्रेस नोट है, इसमें क्या होता है, जो संपादक है, मतलब कि जो उसको लिखने वाला पर्सन है, उसको ऐसा छूट नहीं रहता है कि उसमें कोई ना कोई चेंजेस कर दे। क्योंकि होता है ना कि हमारे पास में कोई भी इन्फॉर्मेशन है, अगर हम उसमें कोई भी चेंजेस, अगर हमारे पास में राइट्स है चेंज करने का, तो हम उसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके के अधिकार नहीं मिलते हैं, उसमें कोई भी फेरबदल को नहीं किया जा सकता। बिल्कुल एज इट इज़ बताना पड़ेगा, जिस तरीके से है उसको बिल्कुल सेम उसी तरीके से पब्लिश करना होगा। लेकिन अगर इसके अपोजिट बात करें प्रेस नोट में, तो यहाँ पे जो है संपादक, वो अगर चाहे तो यहाँ पे संपादन कर सकता है। मतलब कि अगर वो चाहे तो थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पे कर सकता है। अब चेंजेस किस में करेगा, मान लो कोई भी जो रूल रेगुलेशन है, प्रोग्राम है, अगर इसको जिस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए लोगों के बीच में, अगर वो चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा चेंजेस होना चाहिए जो कि एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग सही है, तो वो कर सकते हैं। कहाँ पर कर सकते हैं, प्रेस नोट में कर सकते हैं। लेकिन जो प्रेस विज्ञप्ति है, इसमें यहाँ पर नहीं किया जा सकता। इसी के साथ में इसके बाद में जो समाचार पत्र है, इसको स्पष्ट निर्देश दिए जाते हैं कि ये जो विज्ञप्ति हो गया या नोट हो गया, इसको अमुक दिनांक, मतलब कि जो भी इनका डेट है, या अमुक समय से पहले प्रकाशित ना किया जाए। मतलब कि जब तक बता ना दिया जाए कि किस डेट को पब्लिश करना, उस डेट से पहले, उस टाइम से पहले इसको प्रकाशित नहीं किया जाएगा। प्रकाशित का मतलब होता है पब्लिश नहीं किया जाएगा। तो जब तक इसके लिए स्पेसिफिक एक हम बिल्कुल डिटेल में ना बता दिया जाए कि हाँ इस डेट को इसको पब्लिश करना, उससे पहले इसको हम लोगों के बीच में पब्लिश नहीं कर सकते। तो ये था हमारा पूरा प्रेस नोट के बारे में और प्रेस विज्ञप्ति के बारे में। इसी के साथ में यहाँ पे देखो एग्जाम्पल भी दे रखा है, जिसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से लिखा जाता है। उसके बाद में 14 पॉइंट है, 14 जो पॉइंट है, तार, या जिसको हम बोल सकते हैं टेलीग्राम। अब ये वो ऐप वाला टेलीग्राम मत सोचना, मतलब कि देखो काम तो वही है, लेकिन इसका थोड़ा सा वर्क यहाँ पे अलग है। पहले क्या होता था, जब इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, तो वहाँ पर किसी मैसेज को भेजने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए तार का यूज़ किया जाता था, जिसको हम टेलीग्राम भी बोलते हैं। तो किसी भी इन्फॉर्मेशन को, किसी भी समाचार को, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो गया, अविलंब का मतलब होता है देर ना हो जाए। तो देर ना हो जाए, इसके लिए भेजने के लिए तार का यूज़ किया जाता था। तो इसके लिए क्या किया जाता था, डाक खाने द्वारा एक तार का एक अलग से पूरा सिस्टम निकाला जाता था, पूरा फार्म भरा जाता था। मतलब कि इसका पूरा जो प्रोसेस है वो बिल्कुल ही अलग होता था। एक तरीके से आप ये समझ सकते हो कि आपको किसी को अर्जेंटली मैसेज भेजना, आज के टाइम में तो आपके पास में जगह जगह सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, जहाँ से आप बिल्कुल 1 सेकंड में किसी भी मैसेज को भेज सकते हो। लेकिन अगर इन सोशल मीडिया की पॉपुलैरिटी से पहले की बात करें, तो वहाँ पर मान लो कोई भी इमरजेंसी वाली बात है, जिसको लगता है हमें कि हमें इसको जस्ट बिल्कुल अभी के भाई आज के आज भेजना है, तो उस कंडीशन में तार का यूज़ किया जाता था। अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछोगे तो उनको इसके बारे में अच्छे से नॉलेज रहता है, क्योंकि उस टाइम पे इसी का यूज़ किया जाता था। अगर ये उपलब्ध ना हो सके तो वैसा ही टाइप करके उसे जहाँ पे भी मतलब हमें भरना है, मतलब जहाँ पे भी इसको भेजना है, ठीक भर के टाइप करके या उसको लिख कर भेजा जा सकता था। आप सभी जानते हैं कि इस पते
में मतलब कि जो भी उनका एड्रेस होता था या जो भी मैसेज होता था उसमें संक्षिप्तता बरतना अनिवार्य होता था। संक्षिप्तता का मतलब होता है कि मैसेज को लेंथी नहीं बनाना, छोटा से छोटा मैसेज बनाना है, बट उस छोटे मैसेज में भी मैसेज को इस तरीके से डिफाइन करना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने वाला मैसेज बन सके। मतलब कि फालतू चीज़ों को वहाँ पे ऐड ना करके डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट बातों को लिखना है, जिससे मैसेज भी छोटा रहे, लेकिन मैसेज जितना छोटा रहेगा वो उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव रह पाएगा। तो इस तरीके से तार का यूज़ किया जाता था। तार द्वारा भेजे जाने वाले संदेश की संतुष्टि के लिए एक प्रति साधारण डाक द्वारा भेजने का भी नियम है। इस लाइन का मतलब है कि जो मैसेज को भेजा गया है उससे फीडबैक मिल जाए कि उस सामने वाले पर्सन ने मैसेज को देखा है या नहीं देखा। इसका फीडबैक के लिए भी एक अरेंजमेंट किया गया था, व्यवस्था की गई थी। इसी के साथ में ही तार की जो मतलब कि जितनी जल्दी उस पर मिल सके या इन सभी प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करने के लिए जो अधिकारी रहते थे उनके सिग्नेचर करना ज़रूरी था, क्योंकि तभी तो पता चल पाएगा ना कि जो तार से भेजा गया बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल फॉर्मल तरीके से इस काम को पूरा कंप्लीट किया गया है। तो उदाहरण की यहाँ पर आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि ये सरकारी पत्र का नहीं बल्कि एक पर्सनली एक पूरा लेटर को प्रोसेसिंग का पूरा काम है। मतलब कि दोबारा से मैं रिपीट करती हूँ, इसमें यहाँ पे एग्जाम्पल को नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि ये सरकारी वर्क नहीं है, ये सरकारी कामकाज नहीं है, एक पर्सनली है। देखो आप थोड़ा सा सोच के चलना, पहले टाइम में जब कोई भी सोशल मीडिया नहीं था, कोई भी फ़ोन नहीं था, तो वहाँ पर अगर अर्जेंटली किसी को मैसेज पहुँचाना है अपने किसी रिलेटिव के पास में, तो वो तार का यूज़ करते थे। तो ये पर्सनल चीज़ हो गया ना कि आप अपने पर्सनली मैसेज किसी को भेजना चाहते हो, तो ये एक पर्सनल चीज़ थी। तो इस तरीके से पूरा तार था। उसके बाद में नेक्स्ट है तुरंत पत्र या बचत पत्र, जिसको हम बोलते हैं एक्सप्रेस लेटर एंड सेविग्राम। अब ये किस तरीके से वर्क करता था? सरकारी कार्यालय में ऐसे कई सारे ऐसे मामले हो जाते थे जहाँ पर इतने अधिक शीघ्रता इतनी ही नहीं होती थी कि सारा भेजा जाए। मतलब कि कई बार ऐसा हो जाता था कि जहाँ पर इतनी जल्दी नहीं रहती थी कि जल्दी से सारे मैसेज को पहुँचा दिया जाए, तो वहाँ पर क्या है, सूचना समाचार मतलब कि उसको ज़रूरी तरीके से आवश्यक एवं शीघ्र कार्यवाही करने के लिए उपयुक्त समझा जाता था। मतलब कि वहाँ पर तुरंत पत्र को भेजा जाता था। तो ये वर्क तो करता है तार के जैसे ही, बट थोड़ा सा अलग है। देखो तार का यूज़ तब किया जाता था तब बिल्कुल ही अर्जेंटली है कि अभी के अभी हमें मैसेज को भेजना ही भेजना है, लेकिन तुरंत पत्र जो है ये भी बिल्कुल अर्जेंटली ही वर्क करता था, लेकिन ये उतना अर्जेंट नहीं है जितना कि तार वाला कंडीशन था। तो ये भी एक तरीके से तुरंत पत्र ही माना जाता है, बस तार से थोड़ा सा कम, मतलब कि उससे थोड़ा सा कम अर्जेंट है, तो वहाँ पे तुरंत पत्र या बचत पत्र का यूज़ किया जाता था। इसमें तार की तरह भाषा का ही बिल्कुल संक्षिप्त तरह से यूज़ किया जाता था। अभी अभी मैंने आपको बताया कि संक्षिप्त का मतलब होता है छोटे से छोटे में भी उसको इफेक्टिव तरीके से बनाना। प्राप्तकर्ता को इसके लिए प्राथमिकता देना आवश्यक हो जाता था, क्योंकि जो रिसीवर है उसको आसानी से मिल सके और इसी के साथ में वो पूरे मैसेज को बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ सके। तो इस वजह से संक्षिप्तता का गुण वहाँ पे रहता था। जब कभी भी हमें लगता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन में गोपनीयता होनी चाहिए, मतलब कि ये बिल्कुल प्राइवेसी होनी चाहिए, या हमें लगता है कि हमें मैसेज को भी तुरंत भेजना है बट हमारा जो मैसेज है बिल्कुल सिक्योर रहे, कोई इसको देखे ना, कोई इसको पढ़े ना, इसके लिए बचत पत्र का यूज़ किया जाता था, जिसे हम कूट पत्र भी कहते हैं। तो देखो इस तरीके से जो कोई लाइन आता है तो उसको हाईलाइट कर लेना, इसको नोट कर लेना, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्या हो जाता है नाम चेंज करके दे देते, वो वहाँ पे आपसे तुरंत पत्र ना लिख के आपसे ये पूछ सकते हैं कि कूट पत्र किसे कहा जाता है। तो उस कंडीशन में आपको इसी को डिफाइन करना है। इसकी जो भाषा है ये सांकेतिक होती है, मतलब कि ये यहाँ पर सिंबल के रूप में यूज़ किया जाता था, जिसकी रचना के लिए भारत सरकार द्वारा इसको स्थापित किया गया था। इसी के साथ में मान लो कोई भी प्राय विदेशों में जहाँ पे हमारे दूतावास रहते हैं, अब दूतावास कौन होते हैं, मान लो हमारे इंडिया का ही कोई ऐसा पर्सन जो कि किसी दूसरे देश में वर्क करता है और वहाँ की इन्फॉर्मेशन को हमारे देश के सरकारी एजेंसियों को प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पर इस चीज़ का यूज़ किया जाता था ताकि इन्फॉर्मेशन को भी जल्दी से भेजा जाए और इसी के साथ साथ में मतलब कि सिक्योरिटी भी बनी रहे, गोपनीयता भी बनी रहे, तो इसका यूज़ वहाँ पे किया जाता था। तो आप दोनों को सिमिलर समझ सकते हो, तार को और सूचना पत्र को, और मतलब कि तुरंत पत्र को और तार को एक जैसे समझ सकते हो। बस ये मान के चलो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो ये है कि तार को काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट सूचनाओं को भेजने के लिए यूज़ किया जाता था, बट वहीं पे तुरंत पत्र को थोड़ा सा कम अर्जेंट काम के लिए यूज़ में लाया जाता था। इसके बाद में 16 पॉइंट है सूचना, जिसको हम नोटिस भी बोलते हैं। अब सूचना क्या है? सूचना का मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन हो सकता है। सरकारी पत्रों में सरकारी सूचना कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हो गया,
जो कि जानकारी देने के लिए प्रकाशित की जाती है, मतलब कि कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए प्रोवाइड किया जाता है, पब्लिश किया जाता है, ताकि इसमें दिलचस्पी रखने वाले नागरिक जो है, मतलब कि जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है वो यहाँ पे इसका बेनिफिट ले सके। तो तब यूज़ किया जाता था सूचना का। अब ये सरकारी सूचना किस तरीके से रहता है, यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया है, इसको आप रीड कर लेना। इसी के साथ में हमारा नेक्स्ट है और लास्ट पॉइंट है घोषणा। अब घोषणा का मतलब क्या होता है, इसका मतलब हम इसको दूसरे तरीके से भी बोल प्रोक्लेमेशन। अब बहुत ही कम टाइम ऐसा होता है जब सरकार अपने किसी निश्चित बिल्कुल स्पेसिफिक एवं कोई भी निर्णय लेने के लिए, मतलब कि कोई भी डिसीजन लेने के लिए घोषणा के रूप में कोई भी चीज़ को पब्लिश करते हैं। अब जैसे मान लो एकदम से घोषणा करवा दिया कि आज के बाद में, जैसे आप तरह तरह के न्यूज़ देखते हो, जैसे नोटबंदी हुआ था तो वहाँ पर भी घोषणा ही तो करवा दिया गया था कि इस डेट के बाद में जो पुराने नोट है वो प्रचलन में नहीं रहेंगे। तो इस तरीके से घोषणा करवाए जाते हैं सरकार के द्वारा। ये घोषणाएं जो है राज्यपाल ये राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, मतलब कि उनके सिग्नेचर के साथ में किए जाते हैं, ताकि कानून की दृष्टि से बिल्कुल भी ये संयत रह सके, बिल्कुल संक्षिप्त रहती है। और इसका एक तर्क भी है, मतलब कि एक पूरा लॉजिकल तरीके से वर्क किया जाता है। और उदाहरण के लिए जैसे कि भारत के संविधान के अंगीकरण की घोषणा आदि आदि, मतलब कि भारत के संविधान से संबंधित कोई भी ऐसा काम हो गया जिसमें घोषणा की ज़रूरत रहती है, जो कि एक ही इन्फॉर्मेशन को एक साथ कई लोगों तक पहुँचा दिया जाता है बिल्कुल स्ट्रिक्टली तरीके से। तो ये पूरा लेसन था, यहाँ पे जाके लेसन कंप्लीट हो चुका है, अभ्यास आ चुका है। तो फीडबैक में ज़रूर से बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। साथ ही आपके पास में कोई भी सजेशन हो रिगार्डिंग क्लासेस, सो प्लीज़ शेयर ज़रूर से करना। क्लासेस को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। और इस क्लासेस की जो PDF है ये मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। तो बस आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।